आज का हमारा टॉपिक है दैनिक पाठ योजना, इकाई योजना, वार्षिक योजना और सूक्ष्म पाठ योजना। तो देखते हैं ये दैनिक पाठ योजना क्या होती है। अगर क्लास में पाठ पढ़ाना है तो पाठ पढ़ाने से पहले उसकी योजना बना दी जाए ताकि जो विषय वस्तु है वो एक अच्छे क्रमबद्ध तरीके से उसे सेट कर दिया जाए जिससे बच्चा आसानी से समझ ले। यही हमारी होती है पाठ योजना। तो दैनिक पाठ योजना यानी ऐसी योजना जो एक कालांश के लिए, एक पीरियड के लिए निर्मित की जाती है, वो हमारी दैनिक पाठ योजना कहलाती है। इसका विचार किसने दिया था? तो गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। जो कॉलर, वर्दीमर, कॉफका ये थे गेस्टाल्टवादी, इन्होंने इसका विचार दिया था। और बोले कि सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय या बोले कि प्रतिपादक कौन है? तो जो पाठ योजना है वो डेली बनानी पड़ती है, हर रोज बनानी पड़ती है। तो हर्बर्ट स्पेंसर। तो पाठ योजना यानी हर्बर्ट स्पेंसर, ये इसके प्रतिपादक हो गए। फिर है ये पूर्णता के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि पता है कि ये गेस्टाल्टवादियों ने इसका विचार दिया था। तो और गेस्टाल्टवादियों ने पूर्णता का सिद्धांत दिया था, तो ये पूर्णता के सिद्धांत पर आधारित है। और पूर्णता के सिद्धांत पर कैसे? कि कक्ष में पूर्ण कार्य कराना है तो योजना बनानी पड़ेगी। पाठ योजना के प्रतिपादक हर्बर्ट स्पेंसर ने इसकी रूपरेखा पंचपदीय प्रणाली में दी थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसके जो पद है ये कौन कौन से हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये 5 पद के नाम दे दिए, बोले कि ये किसके पद है, या फिर जो क्रम है इसका उल्टा सीधा कर देते हैं। सामान्यकरण को पहले डाल दिया, तुलना को बाद में डाल दिया, और पूछा कि सबसे सही क्रम कौन सा है। हर्बर्ट की जो पंचपदीय प्रणाली उसका सही क्रम कौन सा है, तो ऐसा पूछ लेता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। तो जो हर्बर्ट ने पंचपदीय प्रणाली दी थी पाठ योजना के संबंध में, क्या है कि पहले प्रस्तावना यानी पूर्व ज्ञान से जोड़ करके जो होता है वो प्रस्तावना हो गया। फिर प्रस्तावना के बाद प्रस्तुतिकरण, कि पाठ का प्रस्तुतिकरण कर दिया। उसके बाद उसकी तुलना करना। अगर बच्चा सीख गया यानी बच्चे को अवबोध हो गया, उसका बच्चा समझ गया है, तुलना कर रहा है यानी वो समझ गया है। और समझने के बाद उसका क्या हो गया है? वो सामान्यीकरण हो गया। अगर वो समझ गया यानी वो चीज उसके लिए क्या हो गई? सामान्य हो गई है, सामान्यीकरण कर दिया उसने। और सीखने के बाद वो क्या कर देगा? उसका अपने जीवन में उसको यूज करेगा। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको कि पहले प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, फिर उसका सामान्यीकरण और फिर अनुप्रयोग। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पद है, इसे याद रखना है। अब देखते हैं पाठ योजना के विभिन्न उपागम, यानी पाठ योजना के संबंध में किस किसने अपने उपागम दिए थे। तो हर्बर्ट उपागम, तो अभी हमने पंचपदीय प्रणाली इसकी पढ़ ली। उसके अलावा कौन थे? डीवी व किलपैट्रिक उपागम, मूल्यांकन उपागम, मॉरिसन उपागम और एनसीईआरटी उपागम। तो अब देखते हैं डीवी व किलपैट्रिक उपागम की इसमें क्या था। अब डीवी व किलपैट्रिक उपागम, तो नाम से ही पता पड़ रहा है डीवी और किलपैट्रिक के, उससे कि इन्होंने क्या प्रोजेक्ट विधि दी थी। जो विधि थी प्रोजेक्ट विधि दी थी इन्होंने। तो और प्रोजेक्ट विधि का विचार किसने दिया था? जॉन डीवी ने। और उसके प्रतिपादक कौन थे? किलपैट्रिक। तो ये कहते हैं कि अधिगम का जो आधार होती है वो योजना होती है या प्रोजेक्ट होती है। और इसने डीवी व किलपैट्रिक उपागम में इन्होंने अनुभवों को विशेष महत्व दिया है। बालक को ऐसे अनुभव दिए जाते हैं जिससे उनमें सामाजिक क्षमता का विकास हो सके, ये कहा है उन्होंने। तो ध्यान रखिए डीवी व किलपैट्रिक उपागम आती है, हमें डायरेक्ट ये आ जाना चाहिए कि योजना यानी अधिगम का आधार क्या होगा? प्रोजेक्ट होगा, योजना होगा। अब ये जो इन्होंने प्रोजेक्ट विधि दी थी, इसके कौन कौन से पद है? वही इसकी डीवी व किलपैट्रिक उपागम के पद होंगे। तो क्या थे कि परिस्थिति का निर्माण, कि अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो पहले आ गई परिस्थिति का निर्माण करना, फिर इन परिस्थितियों में से किसी एक परिस्थिति का चुनाव करना, वो योजना का चुनाव व चयन कर लेना। अब उसका चयन करने के बाद अगर उस चीज को मूर्त रूप में लाना है तो उससे पहले उसकी कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। तो योजना का क्या करेंगे? कार्यक्रम या रूपरेखा तैयार करेंगे। उसके बाद उसका क्रियान्वयन करेंगे, मूर्त रूप से उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करेंगे, तो क्रियान्वयन करेंगे। उसके बाद कि क्रियान्वयन करने के बाद उसका मूल्यांकन करेंगे या परीक्षण करेंगे कि उसमें क्या सफल रहा, क्या असफल रहा। और फिर उसमें लेखा जोखा, यानी सफल रहा तो उसके क्या क्या पॉइंट रहे और असफल रहा तो क्यों रहा। तो इस प्रकार इसके 6 पद हो गए कि परिस्थिति का निर्माण करना, फिर उसकी योजना का चुनाव करना, फिर कार्यक्रम या रूपरेखा बनाना, फिर क्रियान्वयन करना, फिर मूल्यांकन और लेखा जोखा करना। और क्वेश्चंस में अगर कभी मूल्यांकन और लेखा जोखा दोनों को एक ही पद मान लेते हैं, 5वां पद में दोनों ही आ जाते हैं, तब वो 5 पद हो जाता है।
इस प्रकार हमने देखा डीवी व किलपैट्रिक उपागम। अब हम देखते हैं अगला मूल्यांकन उपागम। तो मूल्यांकन नाम से ही पता पड़ रहा है, मूल्यांकन नाम आती है ब्लूम का नाम, बीएस ब्लूम द्वारा इसने त्रिध्रुवी प्रक्रिया दी थी। तो देखते हैं, ब्लूम द्वारा निर्धारित शिक्षण योजना को मूल्यांकन उपागम कहते हैं। यह उपागम उद्देश्य केंद्रित है। अब जो बीएस ब्लूम ने क्या बोला था उसको देख लेते हैं। बीएस ब्लूम का जो त्रिध्रुवी प्रक्रिया थी क्या थी कि पहले शिक्षण उद्देश्य होते हैं कि हमें शिक्षण के अंदर ये उद्देश्य प्राप्त करने हैं। तो उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं पहले, फिर अधिगम अनुभव या अध्ययन अधिगम परिस्थितियां जो क्लास में जो क्लास के अंतर्गत होती है वो वाली जो परिस्थितियां हो गई वो, उसके बाद उसका मूल्यांकन, बच्चे ने क्लास में जो सीखा वो फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है। और मूल्यांकन में ये देखा जाता है कि जो शिक्षण उद्देश्य हमने निर्धारित किए थे उसकी कहाँ तक पूर्ति हुई। इस प्रकार ये प्रोसेस चलता रहता है। तो यही हमारे जो ब्लूम का था ये क्या त्रिध्रुवी प्रक्रिया थी। फिर देखते हैं क्या बोला था कि शिक्षण उपरांत यानी शिक्षण के पश्चात बालक के व्यवहार परिवर्तनों के संबंध में प्रमाणों के संकलन एवं व्याख्या की प्रक्रिया को ही मूल्यांकन उपागम का है। तो मूल्यांकन आते ही हमारे बीएस ब्लूम का दिमाग में आ जाएगा कि ये क्या उद्देश्य केंद्रित है ये उपागम। फिर हम देखते हैं मॉरिसन उपागम, जो बालकों की रुचि, दृष्टिकोण तथा दैनिक जीवन संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया है। अब इसको याद कैसे रख सकते कि मॉरिसन यानी मेरा बेटा, जो मेरा जो बेटा है उसकी रुचि, दृष्टिकोण और उसके दैनिक जीवन संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष बल दिया है। जो मॉरिसन यानी एच.सी. मॉरिसन ने अंतिम पद के रूप में किसको, ये क्वेश्चन आ सकता है कि एच.सी. मॉरिसन के अनुसार जो पाठ्य योजना होती है उसमें अंतिम पद क्या होता है, तो गृह कार्य होता है। और ये जो उपागम पढ़ रहे थे हम किसके पढ़ रहे थे, पाठ्य योजना की पढ़ रहे थे कि पाठ्य योजना के बारे में किस किसने क्या क्या बताया था। अब देखते हैं मॉरिसन का गृह कार्य की बात की थी कि गृह कार्य को रखा था। गृह कार्य किस लिए होता है, तो गृह कार्य का देख लेते हैं एक बार कि गृह कार्य से तात्पर्य क्या, विद्यार्थी की अभ्यास क्षमता विकसित करने से है, जिससे कक्षा कक्ष में सीखा हुआ ज्ञान स्थायी हो सके, कि बच्चा घर पे जाकर उसको रिपीट करेगा तो उसमें स्व अध्ययन की क्षमता भी विकसित होगी और जो क्लास में पढ़ाया है वो ज्ञान उसका स्थायी हो जाएगा, इसलिए गृह कार्य दिया जाता है। फिर है हमारा पांचवा उपागम एनसीईआरटी का, कि एनसीईआरटी की पाठ्य योजना या एनसीईआरटी के अनुसार जो उपागम क्या है। तो पहले देखते हैं एनसीईआरटी की डेफिनेशन, फुल फॉर्म क्या है। तो एनसीईआरटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, और हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद होता है। जो एनसीईआरटी की पाठ्य योजना है, इस पाठ्य योजना में शिक्षण उद्देश्य, अध्यापक क्रियाओं तथा बालक के मूल्यांकन को विशेष महत्व दिया है। इस योजना में उद्देश्यों का निर्धारण ब्लूम की टैक्सोनॉमी, जो भी हमने ब्लूम का देखा था, तो ब्लूम की टैक्सोनॉमी के आधार पर ही किया जाता है उद्देश्यों का निर्धारण। और जो ब्लूम था उसने क्या उद्देश्यों पे महत्व दिया था, शिक्षण उद्देश्यों को महत्व दिया था ब्लूम ने। इस योजना के 3 प्रमुख पहलू है, यानी एनसीईआरटी की बात आती है 3, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। कि इनपुट जैसे कंप्यूटर में आपको कुछ भी प्रिंट वगैरह कराना है तो आप जो कुछ भी उसमें डालेंगे, कमांड वगैरह देंगे, वो तो इनपुट हो जाएगा, और उसके मशीनरी जो भी प्रक्रिया होगी वो प्रोसेस, और उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है या जो प्रिंट आउट वगैरह हम प्राप्त करते हैं वो आउटपुट होता है। अब हम इसे शिक्षण में यूज करके कैसे देखते हैं कि जैसे इनपुट यानी अदा, प्रोसेस यानी प्रक्रिया और आउटपुट यानी प्रदा। तो अदा क्या होगा कि बालक के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का निर्धारण, यानी अपेक्षित यानी पहले से ही पक्का है कि बच्चे में ये तो व्यवहार परिवर्तन होगा ही होगा। तो अदा यानी बालक के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का निर्धारण। फिर प्रक्रिया, प्रोसेस की, तो प्रोसेस कौन सा, अध्यापक और छात्र या अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य जो क्रिया हो रही है वही प्रक्रिया हो गई। और प्रदा यानी बालक के वास्तविक व्यवहार परिवर्तन, ये किसमें आ जाएगा, प्रदा में आ जाएगा। इस प्रकार हमने देखा एनसीईआरटी की पाठ्य योजना में 3 पहलू थे, अदा, प्रक्रिया और प्रदा। अब हम पाठ्य योजना के देखते हैं। ये नोट है, याद रखिए कि आदर्श पाठ्य योजना में एक कालांश, एक पीरियड का समय कितना होना चाहिए, 35 से 40 मिनट होना चाहिए। अब जो पाठ्य योजना का रूप कैसा होता है तो वो देख लेते हैं एक बार, कि जैसे पाठ्य योजना बनाते हैं उसमें क्या कि पहले कक्षा, दिनांक, बीच में विषय और प्रकरण लिखे होते हैं, साइड में कालांश और अवधि। तो ये क्या हो गई, आवश्यक पूर्तियां या शामपट पूर्तियां। पाठ्य योजना में यानी हमें अगर क्लास में जो भी पढ़ाना है उससे पहले उसकी जो तैयारी कर लिया जाता है, उसकी योजना बना ली जाती है, वही हमारी पाठ्य योजना है।
तो सबसे पहले ये जो हमारी आवश्यक पूर्तियां या शामपट पूर्तियां करनी होती है, उसके पश्चात शिक्षण उद्देश्य या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आ जाता है। तो शिक्षण उद्देश्य यानी ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, ये आ जाता है। और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन यानी बच्चे में ज्ञान की ज्ञानात्मक विकास होगा, अवबोध यानी चीज तुलना कर सकेगा, अनुप्रयोग जीवन में यूज ले सकेगा। इस प्रकार जो बच्चे में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है वो आ जाएगा इधर। फिर पूर्व ज्ञान, कि पूर्व ज्ञान से जोड़ के करना पड़ता है, तो पूर्व ज्ञान वाला आ जाएगा कि बच्चे को इसका पूर्व ज्ञान होगा ही होगा। शिक्षण विधि, कि हम जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसमें कौन कौन सी शिक्षण विधि काम में ले रहे हैं। सहायक सामग्री, कौन कौन सी सहायक सामग्री हम यूज में ले रहे हैं। फिर प्रस्तावना, यानी टॉपिक पढ़ाने से टॉपिक तक उसको लाना है। जो कोई टॉपिक पढ़ाना है तो उससे पहले उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो प्रस्तावना के अंतर्गत आते हैं, और ये किसके, पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न होते हैं कि बच्चे को उसके बारे में जानकारी रहती है। फिर लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चे को उसका आंसर नहीं आता है तो फिर हम कहते हैं कि आज हम इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तावना के अंतर्गत क्या होता है, पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न होते हैं। और उद्देश्य कथन, कि ऐसा कथन जिसके द्वारा पाठ की प्रस्तावना अर्थात पूर्व ज्ञान में प्रस्तुतिकरण को जोड़ा जा रहा है या जो जोड़ा जाता है वो हो गया कि आज हम इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण करता है, और प्रस्तुतिकरण कैसा करता है पाठ का, तो वो अब देखते हैं। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत शिक्षण बिंदु व विषय वस्तु का विश्लेषण आ जाता है। मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 शिक्षण बिंदु ले सकते हैं, तो शिक्षण बिंदु आ जाते हैं। फिर अध्यापक क्रिया, कि अध्यापक क्रिया के अंतर्गत विकासात्मक प्रश्न आते हैं, तो बच्चे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर विद्यार्थी एक लास्ट प्रश्न पे बच्चों को आंसर नहीं आता है तो फिर क्या, अध्यापक कथन बोलता है, अपना बताता है उस चीज के बारे में, और उसके बाद जब जैसे ही क्वेश्चंस खत्म, उसका अध्यापक का कथन खत्म हो जाता है, टीचर फिर बोर्ड पे लिखाता है और बच्चे उसको लिखते हैं। उसके बाद में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं या पुनरावर्ती प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो पढ़ाया है, अध्यापक कथन हुआ है, बच्चे को समझ में आ जाना चाहिए, तो फिर उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और शिक्षण विधि प्राविधि और कौन सी काम में आ रही वो भी लिखेंगे, सहायक सामग्री कौन कौन सी यूज में ले रहे हैं वो लिखेंगे, शामपट सार की शामपट में क्या क्या हम लिखा रहे हैं वो चीज इधर आ जाएगी। तो इस प्रकार ये प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत ये बिंदु आ जाएंगे। उसके पश्चात अब इसमें ये जो सहायक प्रश्न, खोजपूर्ण प्रश्न, उत्खनन प्रश्न या पूरक प्रश्न भी यूज में आते हैं, वो क्या होते हैं कि जिनके अपेक्षित उत्तर विद्यार्थी नहीं दे पाता है। कि जैसे बच्चे से विकासात्मक प्रश्न पूछ रहे हैं, 5 तक जैसे क्वेश्चन है और टीचर अपेक्षा करते हैं कि बच्चा आंसर दे दे, लेकिन बच्चा आंसर नहीं दे पाता, तो आंसर नहीं दे पाता तो उसको उत्तर प्राप्त करने के लिए जो पूछे गए प्रश्न होते हैं उससे रिलेटेड, कि बच्चा उसके जवाब देते देता उसका जो मेन क्वेश्चन है उसका भी आंसर बच्चा दे दे। तो वही कि जिनके अपेक्षित उत्तर विद्यार्थी नहीं दे पाता तो उनका उत्तर प्राप्त करने के लिए पूछे गए प्रश्न, यही क्या होते हैं, सहायक प्रश्न हो गए, खोजपूर्ण हो गए, उत्खनन हो गए या पूरक प्रश्न कहलाते हैं। फिर अभी देखा था हमने बोध प्रश्न या पुनरावर्ती प्रश्न जो पूछे जाते हैं, तो वो क्या होता है, ऐसे प्रश्न जिन पर विद्यार्थी निरुत्तर होता है, जब ये प्रश्न पुनः पूछे जाते हैं तो बोध प्रश्न कहलाते हैं। कि पहले तो बच्चे को नहीं पता होता है लेकिन टीचर उसको पढ़ा देता है, कथन बोल देता है, उसके बाद बच्चे से पूछते हैं तो अगली बार बच्चे को आ जाना चाहिए, तो वो क्या हो गए, बोध प्रश्न। फिर मूल्यांकन प्रश्न, कि जो सारा पढ़ाया है उसके उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके बारे में, तो वो मूल्यांकन। और गृह कार्य यानी लास्ट में गृह कार्य दे दिया जाता है। इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया, पाठ योजना हो गई, कि पाठ योजना इस टाइप की होती है।